गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। देखिए, इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। तो डेफिनेशन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, पूंजी की लागत का। तो इसे कुछ पॉइंट से हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला कि हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या पॉइंट हो जाएगा? हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। देखिए, हेल्पफुल पूंजी बजटन निर्णय में सहायक। पूंजी बजटन निर्णय का अगर आपको बजटिंग लगता है तो इसे हम कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप भविष्य में कितना खर्च करेंगे अपने बिजनेस के लिए, उसके बारे में पता लगाना, ठीक है। तो यानी कि हम वहीं पे ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे जिस प्रोजेक्ट से या जिससे हमको कम से कम जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है हमें रिटर्न मिले, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हम उन्हीं परियोजनाओं पे खर्च करेंगे जिससे हमारा कैश इनफ्लो है वो हमारे कट ऑफ रेट के बराबर आ जाए, कि जितना हमने पैसा लगाया है उसके बराबर हमको मिल जाए। क्लियर है आपको? तो पूंजी की लागत क्या हो गई? एक मिनिमम रेट हो गई है जिसको हम इन्वेस्टमेंट के, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हम अर्निंग करना चाहेंगे। तो कैपिटल बजटिंग मीन्स आप कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय, उसका निर्णय लेने में ये सपोर्ट करता है। तो हम वही खर्च करेंगे, वही इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से हमें रिटर्न आए। तो आप इन्वेस्टमेंट वही करेंगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो यहाँ पे सपोर्ट करेगा। दूसरा पॉइंट है हेल्पफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एफएम में जितने भी चैप्टर हैं, अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं तो आप उनके नाम लिख सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग आपके चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर है आपके। और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पूंजी ढांचा बनाने में भी आपको क्या कर सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करता है। कोई भी कंपनी है या कोई भी फर्म है, वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है वो उन्हीं कैपिटल से या उन्हीं सोर्सेज से अरेंज करेगा जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ है कैपिटल वो कम आए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते समय हम क्या देखते हैं? कॉस्ट देखेंगे, भाई इसको पैसा लाने में इस रिसोर्सेज को कितनी कॉस्ट लग रही है। तो जिन रिसोर्सेज की कॉस्ट है कम आएगी, हम उन्हें क्या लेंगे? अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लेंगे। क्लियर है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में भी सपोर्ट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिस रिसोर्सेज की कॉस्ट कम है उससे हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर है? साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है ये हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप दो की तुलना कर सकते हो। यानी कि किसी समय पर अगर एक फर्म के पास में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे अगर सोर्सेज हैं, तो वो उन सारे के सारे सोर्सेज का क्या कर सकता है? तुलनात्मक अध्ययन करेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा और उसी सोर्सेज को चुनेगा जिसकी कॉस्ट कम आती है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करने में भी ये सपोर्ट करता है। ये जो कंपैरेटिव हम कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो रिस्क हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑनरशिप हो गया, इनके बेस पे की जा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस रहेगा हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन ऑफ financial efficiency
फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ हायर मैनेजर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उच्च प्रबंधकों को वित्तीय कुशलता के मूल्यांकन करने में सहायता करता है। जो हायर मैनेजर्स होते हैं, जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं, सीईओ होते हैं, तो उन सबको ये सपोर्ट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके बेस पे वो अपने फिनेंशियल एफिशिएंसी यानी कि कुशलता ध्यान रखिएगा, फिनेंशियल डिसीजन नहीं, फिनेंशियल इवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पे एफिशिएंसी भी एक वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कुशलता, जिसकी कॉस्ट कम आएगी उन रिसोर्सेज को यूज करना है, ध्यान रखिएगा। और जिनकी कॉस्ट कम आती है उन रिसोर्सेज को यूज करना, यानी कि हम अपनी एफिशिएंसी लगा रहे हैं, कुशलता से हम कार्य कर रहे हैं। वरना रिसोर्सेज से पैसा इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, और वैल्यूएशन करके जो हायर पोस्ट पे मैनेजर है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखता है कि यार इसकी रिसोर्सेज कम आ रही है, इसकी कॉस्ट कम आ रही है, तो मैं अपने इस कैपिटल स्ट्रक्चर में लूँ। तो ये हायर मैनेजर को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अदर सेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड पॉलिसी बनाना है, वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करना है, तो इन तरीके से हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है आपको? अभी हमने बात किया कि इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अब हम देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कितने तरह की कॉस्ट हो सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पूंजी की लागत का वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण में अगर हम इसे एक चार्ट बनाकर भी हम इसे एग्जाम में लिख सकते हैं, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आपका इधर से ही बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफाइड कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट की, यानी विशिष्ट लागत और संयुक्त लागत। इसको सिर्फ एक बार हमें रीडिंग करेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बिल्कुल इजी है, नाम से ही पता चल रहेगा कि ये कॉस्ट में क्या लिखना है। ठीक है, अब स्पेशल कॉस्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट लागत, और कंपोजिट को क्या कहेंगे हम लोग, संयुक्त लागत। विशिष्ट लागत का मतलब देखिए, प्रत्येक आप देखते हैं पूंजी के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर, लोन, ये सारे एक स्पेशल कॉस्ट को बताते हैं। लेकिन जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन सब से अलग अलग थोड़ा थोड़ा परसेंटेज लेकर हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी इन साधनों का यूज करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट। ठीक है, स्पेशल का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्विटी से ही अरेंज किया, या मैंने सिर्फ प्रेफरेंस से किया, या सिर्फ रिटर्न अर्निंग से किया, या फिर लोन से किया, या डिबेंचर से किया, तो स्पेशल एक बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर का बता रहा है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग या लोन या डिबेंचर, तो ये कहलाएगा स्पेसिफाइड कॉस्ट। लेकिन अगर हम अपने कह सकते हैं कि पूंजी के विभिन्न सोर्सेज को एक मिला जुलाकर अगर हम अपनी कॉस्ट निकालते हैं तो इसे कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट। यानी कि हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा परसेंटेज इक्विटी का लिया, थोड़ा प्रेफरेंस से लिया, थोड़ा हमने डिबेंचर से लिया, तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा कंपोजिट कॉस्ट यानी संयुक्त लागत। क्लियर है आपको? ठीक है, तो फर्स्ट हमने इसमें डिवाइड किया। सेकेंड बात करेंगे हम लोग, सेकेंड है आपका एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, या हम दूसरा हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, औसत, और मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत लागत। ठीक है, अब देखिए एवरेज का मतलब क्या हो गया है कि जितने भी प्रत्येक सोर्सेज हैं उनका जब हम वेटेज निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, एवरेज। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सोर्सेस का अगर हम अनुपात निकाल दे, रेशियो निकाल दे उनके भार से, तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज कॉस्ट। क्लियर?
दूसरा आपको दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जितने अगर हमें नया फंड चाहिए तो नए फंड का जितना अतिरिक्त नया फंड चाहिएगा उसकी जब हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि हम कह सकते हैं सीमांत लागत संस्था क्या है, जब भी कोई नया फंड है, नए फंड की औसत लागत जो होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी सीमांत लागत, जो भी नया फंड होगा उसकी। क्लियर है आपको? तो ये कहलाएगा आपका सीमांत, यानी कि तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया है कि आप जब इनका सारे प्रत्येक सोर्सेज की लागत का जब आप वेटेज एवरेज निकालेंगे उसे ही औसत लागत कहते हैं। देखिए ये आपके प्रैक्टिकल में भी आने वाला है। ठीक है, मार्जिनल का मतलब हो गया नया फंड अगर जब संस्था अरेंज कर रही है उस नए फंड की जो एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या कहलाएगी, मार्जिनल। ठीक है, तीसरा अगर हम डिवाइड करें तो वो होगा आपका हिस्टोरिकल और हम कह सकते हैं फ्यूचर। हिस्टोरिकल का मतलब क्या हो गया आपका, भूतकालीन और भावी। ठीक है, हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, भूतकालीन, ऐतिहासिक कहते हैं जिसे, है ना, भावी फ्यूचर का। हिस्टोरिकल का मतलब है भूतकालीन लागत, तो बीते समय जितने भी जो आपकी बुक्स हैं उसमें जो पूंजी की लागत है वो सारी की सारी हिस्टोरिकल होगी। यानी कि जो टाइम पास टाइम की जितनी भी बुक्स हैं, लेखा अकाउंटेड बुक हैं, उनका जो भी कॉस्ट दे रखी होगी वो सारी आपकी ये सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। इसके ऑपोजिट अगर हम भविष्य में जो एस्टिमेट लगाते हैं, ध्यान रखिए अनुमानित, तो वो क्या कहलाएगी, लागत आपकी फ्यूचर कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, यानी भूतकाल लागत की तुलना में भावी जो फ्यूचर कॉस्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये एस्टिमेट होती है। ये तो अकाउंटिंग बुक में होती है, प्रीवियस जो आपका जो लास्ट ईयर होता है उसकी जो बुक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें जो कॉस्ट लिखी होती है। और जबकि फ्यूचर क्या होता है, जब हम आने वाले टाइम के लिए जब एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई इतना कॉस्ट लगेगी, इतना खर्चा होगा, तो वो क्या कहलाएगी, फ्यूचर कहलाएगी। जब हम बुक्स में देख कर, यानी जो अकाउंटिंग बुक है, अकाउंटिंग बुक में जो पूंजी की लागत होगी वही रहेगी, यानी जो लास्ट ईयर की कॉस्ट है उसके बारे में बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट, और जबकि इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जैसे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बराबर हमारे कैश इनफ्लो को कर देती है, वो सारी की सारी एक्सप्लिसिट कहलाएगी। यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल सोर्सेज का वो कह सकते हैं डिस्काउंट रेट जो किसी भी प्रोजेक्ट को, जो भी किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बराबर हमारे कैश इनफ्लो को कर दें, वो जैसे हम बात करेंगे आगे कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आंतरिक प्रत्याय दर होती है, कौन सी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम कह सकते हैं अवसर लागत, या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट की जगह मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत। और अवसर लागत आप सभी जानते हैं, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी परियोजना है, उस परियोजना के अनुमानित जो भी कैश इनफ्लो है उसके प्रेजेंट वैल्यू को इन्वेस्टमेंट के मूल्य के बराबर करना। तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैश इनफ्लो या मैं कह सकती हूँ प्रेजेंट वैल्यू के बराबर करना एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी भी अपन कह सकते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट परियोजना को स्वीकार करने के लिए जो हम ऑप्शन है उनको छोड़ देते हैं, वो क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। यानी कि ऑप्शन, जो भी ऑप्शन हमारे पास थे, हमारे पास दो ऑप्शन है और हमने एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया और दूसरे ऑप्शन को छोड़ दिया, तो उस छोड़े हुए ऑप्शन को क्या कहेंगे, अवसर लागत कहा जाएगा। क्लियर? यानी जो हमने ड्रॉप कर दिया है जिस ऑप्शन को, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपके यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमने बात किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जितने भी सोर्सेज होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में। यहां से आप कह सकते हैं आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। ये सस्ता ऋण कहलाता है। क्यों सस्ता कहलाता है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ऋण पूंजी की लागत, ऋण पूंजी की लागत। ठीक है, ये सारे सोर्सेज होंगे जो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था। एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, और एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिससे हम लोग सारे अपने कैपिटल को अरेंज करेंगे। ये सारे सोर्सेज होते हैं जिसकी कॉस्ट हम पता करते हैं। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है और थ्योरी क्वेश्चन होगा वो भी बन सकता है। तीसरा होता है कॉस्ट ऑफ, ये सबसे महंगा होता है, इक्विटी। सबसे महंगा सोर्सेज है इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि आपका समता अंश पूंजी की लागत। ठीक है, इक्विटी ये सबसे महंगा रहेगा। एक रहेगा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का क्या हो जाएगा, प्रतिधारित अर्जन। ये थ्योरी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 7 मार्क्स में पूछा जाता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्योंकि देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं, लेकिन रिटेन अर्निंग की कॉस्ट हो सकती है, इसका एक नया ही कंसेप्ट इसमें देखने को मिलता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो प्रतिधारित जो हम अपने लाभ में से कुछ हिस्सा अपने विनियोग के लिए रख देते हैं, भविष्य के लिए रख देते हैं, उसे कहते हैं प्रतिधारित अर्जन। ठीक है, तो प्रतिधारित अर्जन की लागत। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोर्सेज की, और सोर्सेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, थ्योरी का क्या बनेगा कि एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कि विभिन्न वित्तीय साधनों की पूंजी की लागत को डिफाइन कीजिए। ठीक है, या फिर यहाँ से सेपरेट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। इसको बहुत इजी है, इनके अगर हमें फॉर्मूले लर्न है तो बिल्कुल आपको अमाउंट दे रखे थे, उन फॉर्मूलों पे ही वो लगाना है और फिर सॉल्यूशन करना है। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल ऋण पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, डेब्ट डिबेंचर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए इसका मीनिंग पता होना चाहिए। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, डिबेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इनमें निश्चितता रहती है, सर्टेनिटी रहती है, इनके आगे परसेंटेज लगा होता है और इन पे इंटरेस्ट दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी पूर्वाधिकार अंश शेयर जिन्हें प्रेफरेंस होता है इक्विटी से पहले डिविडेंड लेने का और इक्विटी से पहले कैपिटल लेने का जब एंड ऑफ द फर्म होती है। ठीक है, और इस पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इन पे भी निश्चिंतता होती है। ठीक है, उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, इनको वोट देने का अधिकार होते हैं। ठीक है, इनसे जब किसी कंपनी के इक्विटी शेयर जल्दी से कह सकते हैं सेल होते हैं या जल्दी से आप कह सकते हैं मार्केट में आ जाते हैं या मार्केट में जल्दी से लोग उसे परचेज कर लेते हैं, तो उसकी गुडविल बहुत अच्छी होगी क्योंकि सबसे एंड में इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलता है ना, लेकिन ये महंगा होता है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि कंपनी की जो इनकम होती है उस इनकम को आप जानते हैं कि जो कंपनी की इनकम होती है उस इनकम के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, एक होता है डिविडेंड के रूप में और एक होता है रिजर्व के रूप में। तो रिजर्व को ही हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो इनकम होती है ना, ये इनकम आपके
इंटरेस्ट कह सकते हैं, इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद वाली होती है, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी इंटरेस्ट भी दे दिया आपने, टैक्स भी दे दिया, उसके बाद जो इनकम होती है उसको हम डिविडेंड और रिटर्न अर्निंग के रूप में रखते हैं। तो ये थे सोर्सेज, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक सोर्सेज को अच्छे से देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी